Hello students, how are you all? I hope you are fine. And today we are taking poem number 4, The Last Bargain. तो आज हम जो पोएम है पोएम नंबर 4 ले रहे हैं। ओके, और पोएम जो 4 है उसका जो नेम है वो है लास्ट बार्गेनिंग। लास्ट बार्गेन। तो लास्ट में क्या, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, अंतिम सौदेबाजी। ओके, तो इसमें जो पोएम है वो क्या है कि ये जो मजदूर है वो अपने आप को हायर कर रहा है। कहने का मतलब काम पे जा रहा है, जो भी इसको खरीद के लेके जाएगा कि मतलब कि जो उसको मजदूरी देगा उसके साथ चला जाएगा। ये हमने हमारी लाइफ में देखते हैं। तो अब क्या होता है देखिए, इस चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोएम है और काफ़ी अच्छी पोएम है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for for each other। कि बार्गेन जो है एक समझौता होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये दो व्यक्ति है। ओके, ये कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति। तो ये तो मजदूर है और ये मालिक है। तो ये इस व्यक्ति के पास में आकर बोलते कि आप एक दिन मेरे लिए काम कीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये पैसे के लिए इसके पास जाएगा और ये इसके पास में वर्क के लिए जाएगा। तो दोनों पार्टीज क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। एक दूसरे के लिए, जैसे एक तो कहेगा मैं आपके लिए वर्क करूंगा, दूसरा कहेगा मैं आपके को पैसे दे दूंगा। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। यहाँ पे कोई है, कोई व्यक्ति है जो कि काम ढूंढ रहा है। ये व्यक्ति काम ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और इंतजार कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले, मतलब कि उसको ले जाए एक दिन की मजदूरी के लिए। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेनिंग, ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंग्स इट इज़ वर्थलेस। कि हाँ, उस एक बार्गेन से उसकी मुलाकात होती है, मतलब एक आता है व्यक्ति, लेकिन वो सोचता है कि ये तो बेकार व्यक्ति, इसके साथ जाना बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दो बार फिर प्रयास करता है बट डजेंट लाइक इधर, लेकिन उसको ऐसा फील नहीं होता कि उसको उनके साथ में जाना चाहिए। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और जो लास्ट बार्गेन होती है व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, और अंतिम बार्गेनिंग में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो मतलब कि बार्गेन तो मतलब जो भी उसको लास्ट में हायर करता है वो कुछ नहीं देता है, एंड फिर भी वो उसके साथ में खुश होता है एज नेवर बिफोर। जैसा कि मानो कि इतना खुश वो पहले कभी नहीं हुआ हो। वॉट इज बार्गेन, वो बार्गेन कौन था, मतलब वो व्यक्ति कौन था जो उसको हायर किया था। एंड वाई इट इज़ द बेस्ट, और वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये सबसे बेस्ट क्यों रहा वो बताइए। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर को देखकर आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ये जो बच्चा है, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर किनारा है। किसका किनारा है? ये नदी का किनारा है। उस नदी के किनारे के पास में ये जो बच्चा है वो प्ले कर रहा है, और ये जो मजदूर है व्यक्ति वो अपने औजारों के साथ में था, लेकिन वो अब इसके साथ में प्ले करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को, काफ़ी अच्छी पोएम है। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब जो वो व्यक्ति बोलता है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my power। देखो क्या कह रहे हैं, कम एंड हायर मी। वो जो मजदूर है बोलता है कि आइए और मुझे हायर कीजिए। हायर का मतलब है कि मुझे मजदूरी पे ले जाइए। ठीक है। आई क्राइड, मैं चीख चिल्ला रहा था। वाइल इन द मॉर्निंग, कब? जब सुबह हो रही थी। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड पाथ, और मैं वॉक कर रहा था किसके ऊपर? ऐसे रास्ते पे जिसके ऊपर पत्थर ही पत्थर थे। तो मैं पत्थर वाले रास्ते पे क्या कर रहा था? चल रहा था। ओके, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं रास्ते वाले, जो पत्थर वाले रास्ते हैं, रोड है, उसके ऊपर चल रहा था, तो और मैं कह रहा था कि आइए कोई मुझे हायर कर लीजिए, कोई मुझे मजदूरी पे ले जाइए। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कैम इन हिज चैरियट। चैरियट यानी रथ। चैरियट का मतलब रथ। स्वॉर्ड यानी तलवार। आप इनका वर्ड का मीनिंग ध्यान रखिए और लिख लें। स्वॉर्ड यानी तलवार, चैरियट यानी रथ। कि राजा अपने हाथ में तलवार लिए हुए अपने रथ के अंदर आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, वो मेरे हाथ को पकड़ता और कहता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपनी ताकत से। कि हायर का मतलब कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आप मेरे साथ काम करने के लिए चलिए मेरे पावर से। बट दिस पुअर काउंटेड फॉर नॉट, ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी पावर का कोई मतलब नहीं निकाला। नॉट यानी ज़ीरो, कि उसका कोई असर नहीं हुआ, उसकी पावर देखकर का कोई असर नहीं हुआ, और उसके बाद में वो अपने रथ में वापस चला जाता है। इसका मतलब है कि वो जो मजदूर है वो राजा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसका कार्य करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, उनकी सहमति नहीं बनी। हो सकता है किसी वजह से पैसे कम दे रहे हो या कुछ और हो, तो उनकी सहमति नहीं बनी और मजदूर उसके साथ में नहीं गया।
इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, कि क्या करें कि जो दोपहर की जो गर्मी का समय था, इन द हीट ऑफ द मिड डे यानी कि दोपहर, दोपहर के समय उस गर्मी के अंदर द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर, कि जो घर थे वो बिल्कुल दिखाई दे रहे थे बंद दरवाजों के साथ में। मतलब दोपहर में सबके दरवाजे बंद थे, सब छाँव में बैठे हुए थे और मैं गर्मी में तप रहा था और मजदूरी का इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझे मजदूरी पर ले जाए। I wandered along the crooked lane. I wandered, wandered यानी भटकना, और मैं अकेला भटक रहा था उन क्रूक लेन, लेन यानी रास्ता, और क्रूक्ड होता है जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो उसको क्रूक लेन कहा जाता है। और मैं उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे क्या कर रहा था, कहने का मतलब भटक रहा था इधर से उधर मजदूरी के लिए। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब बैग ऑफ गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड का मतलब सोने से भरा हुआ एक बैग लेके आया पैसों। अब एक वृद्ध व्यक्ति, अमीर व्यक्ति आया, एक वृद्ध और वो जो कि अमीर था, अपने साथ में सोने का जो बैग लेके आया। सोने का बैग का मतलब है कि उसके पास में कई बहुत सारा पैसा था। वो व्यक्ति आया और मुझसे कहता है, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड यानी बहुत सोचता है और सोचने के बाद में कहता है, आई विल हायर यू विथ माई मनी, आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लेके जाता हूँ, किससे, मेरे पैसों से, कि मैं तुम चलो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मेरे लिए काम करना। तो एक कौन आता है, अमीर व्यक्ति, एक वृद्ध अमीर व्यक्ति आता है जिसके बैग के अंदर गोल्ड था। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वो अपने कॉइन्स को एक एक करके तोलता है, देखता है हाथ के अंदर, हथेली के अंदर, जैसे हम उछालते कोई चीज़ हाथ में, वैसे वो एक एक कॉइन को उछालता है। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने अपना मुंह उससे घुमा लिया। कहने का मतलब मेरी सहमति उससे भी नहीं हुई, उसके साथ में जाने से भी नहीं हुई। मैंने उसको भी मना कर दिया कि मेरी आपसे सहमति नहीं है, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन hedge was all afloat. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. अब देखिए क्या कह रहे, शाम हो गई, इवनिंग हो गई, जो गार्डन हैज है मतलब कि जो गार्डन का रखवाला है, वॉज ऑल अफ्लोर, वो वहाँ पे आता है, मतलब कि जो गार्डन का जो रखवाला है वो वहाँ पे आता है। द फेयर मेड केम आउट, और उस मतलब कि उस गार्डन में से, उस हेज में से, गार्डन का जो बड़ा सा जो हिस्सा था उसमें से एक फेयर मेड, मतलब कि एक बहुत ही वहाँ की जो नौकरानी है, सर्वेंट है, जो बिल्कुल फेयर थी, सुंदर थी, वो निकलती और कहती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, कि मैं अपनी स्माइल से आपको हायर करती हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये मुस्कुराहट है, हैप्पी है, जिससे मैं आपको हायर करती हूँ। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो स्माइल है वो पीली पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और उसके जो टीयर्स है वो भी पिघल जाते हैं। सी वेंट बैक अलोन इन द डार्क, और उस अंधेरे में वो वापस चली जाती है। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वाइडली, कि क्या करें कि जो सन है वो चमकने लगता है रेत में, मतलब कि शाम हो चुकी है, और कहने का मतलब कि जो लालिमा जो छाई हुई है शाम की, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर साफ दिखाई देती है। समुंदर की जो लहरें हैं वो वे वाइडली का मतलब दूर तक जाकर टकराती है और लहर खाती हुई आती है किनारे के ऊपर, जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा है। He raised his a child sat playing with cells, और जो बच्चा है वो वहाँ पे बैठा बैठा खेल रहा था, किसे, सेल से। सेल्स किसे कहा जाता है, कि जो मिट्टी होती है, जो समुद्र की जो मिट्टी होती है जिसको हम बजरी बोलते हैं, उसके अंदर सेल्स निकलते हैं, वाइट वाइट कलर के जो शंख निकलते हैं, उसको सेल्स बोल रहा है। तो शंख के साथ में खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्स टू नो मी, उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगा कि वो जैसे कि मुझे जानता हो, और मुझसे कहा, आई हायर्ड यू विथ नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, किससे, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं फ्री में तुम्हें हायर करता हूँ। फ्रॉम हैंड फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और उसके बाद में मेरी जो बार्गेनिंग है वो चाइल्ड के प्ले में स्टक हो गई, मतलब मैं बच्चे के साथ में खेलने लगा। मेड मी अ फ्री मैन, और मेरे को एक फ्री मैन बना दिया, मतलब जो खुशी मुझे उस बच्चे के साथ में खेलने से मिली वो बाकी लोगों में नहीं मिली। जब राजा ने मुझे अथॉरिटी दी, बाकी सब, उस लड़की की स्माइल में भी मुझे वो खुशी में नहीं मिली, वो अमीर आदमी जो पैसे दे रहा था वो खुशी नहीं मिली, लेकिन इस बच्चे के साथ खेलने में मुझे बड़ी खुशी मिली। तो रविंद्रनाथ की ये जो पोएम है काफ़ी अच्छी पोएम है, मैं इसको एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, इसका जो मीनिंग है वो बता चुका हूँ, और हम देख लेते हैं इसको।
ये देखो बच्चे के साथ में खेल रहा है। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot yani rath. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, not any zero, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedges was all afloat. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke way widely. A child sat playing with shells. He raised his head and seems to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargaining struck in child's play made me a free man. तो ये काफ़ी अच्छी पोएम आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इस पोएम को आप एक बार रीड करें, वापस से इसको देखें, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।